Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. This is Pratima. In our last video, we were talking about nutrition in animal part first. Today we will continue this chapter. So let's move forward. Alright, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर और अर्थ और इनसाइड अवर अर्थ. ओके, तो आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज़ क्रस्ट, और उसके बाद में जो हमारी सेकेंड लेयर है दैट इज़ मैंटल, एंड देन थर्ड है हमारी कोर, एंड फोर्थ है हमारी कोर. थर्ड जो है दैट इज़ आउटर कोर. जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है वो है आउटर कोर, और जो येलो कलर में आपको दिख रहा है दैट इज़ इनर कोर. ठीक है, तो ये है कुछ मल्टीपल लेयर्स जो हमारे अर्थ में है, अर्थ के अंदर है. ठीक है, तो अर्थ के अंदर ये सब लेयर्स क्या क्या वर्क करती है, कैसे कैसे ये अपना रोल प्ले करती है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स गो. ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे हमारे सबसे अपर मोस्ट लेयर की, दैट इज़ क्रस्ट. तो क्रस्ट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी तो हम इनसाइड की बात कर रहे हैं कि हमारे अर्थ के इनसाइड में क्या है. आउटसाइड में तो आपको मालूम ही होगा आउटसाइड में क्या है. माउंटेन्स है, रिवर्स है, ह्यूमन बींग्स है, तो ये सब चीज़ें आउटर में आती हैं. सॉरी, इसके अपर एरिया जो है, इनसाइड की बात तो हम अभी कर ही रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं. ठीक है, और ये जो इनसाइड है वो 1000 किलोमीटर्स फैला हुआ है. ठीक है, तो आउटर का भी पार्ट आपको समझ में आ गया. इसमें माउंटेन्स है, रिवर्स है, और ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ये सब जो है हम लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? अर्थ के ऊपरी भाग में. जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हम लोग रहते हैं. अर्थ के अंदर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ के अंदर लेयर्स है. बेसिकली 3 तरीके के लेयर्स हैं, और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे अपर मोस्ट लेयर की, दैट इज क्रस्ट. तो क्रस्ट में क्या है? क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर कहा जाता है क्रस्ट को. कैसे? चलिए ये भी देखते हैं. तो जो क्रस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड है ओशियनिक क्रस्ट. ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या क्या आता है? माउंटेन्स आते हैं. ठीक है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें क्या आता है? रिवर आता है. ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है. अब वो कैसे फैला हुआ है ये मैं बताती हूँ आपको. आप इस पिक्चर में देखे होंगे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, दैट इज माउंटेन्स. ठीक है, तो जो माउंटेन्स है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था जो क्रस्ट है वो सबसे थिनेस्ट है. क्रस्ट के बाद में नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है? मैंटल. ठीक है, तो जो क्रस्ट के ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो होगा हमारा कॉन्टिनेंटल, सॉरी वो होगा कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक. ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है वो होता है माउंटेन्स का. ठीक है, तो जो माउंटेन्स है वो उनका पूरा जो वो है, पूरा जो फैला हुआ है वो कितना है? 35 किलोमीटर. जब तक कि हमारे नीचे कोई लैंड नहीं आ जाती, वो को हम नापेंगे पूरा 35 किलोमीटर्स तक कॉन्टिनेंटल है. ठीक है, सेकंड है हमारा ओशियनिक क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट कितना फैला हुआ है? दैट इज 5 किलोमीटर. अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक रेड कलर की लाइन खींची हुई है नीचे. देखिए नीचे, सबसे नीचे है येलो कलर का पोर्शन है, देन उसके ऊपर है रेड कलर की एक लाइन खींची हुई है. ठीक है, देन उसके ऊपर एक साइड में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसमें माउंटेन्स वगैरह दिखाए हुए हैं. ठीक है, और दूसरी साइड में है ओशियनिक क्रस्ट जिसमें ऊपर की तरफ दिखाया ओशियन, है ना. तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका आप ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसमें जो ब्राउन कलर का जो पोर्शन है ये हमारा होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरा, ऊपर से जहाँ ऊपर जो अपने को ये माउंटेन्स दिख रहे हैं वो पूरे ऊपर से नीचे तक ये हमारे इसका कितना मास होगा? इसका होगा 35 किलोमीटर्स. ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट में आप देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ओशियन.
ठीक है। ओशियन, अब ओशियन के नीचे अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें नीचे लैंड कैसे आएगी। ये भी बात सही है कि अगर मैं आपको ऊपर ओशियन में आपको ऊपर से फेंकूं नीचे, तो आप क्या सोचोगे कि मैडम ओशियन तो इतना बड़ा होता है, रिवर हो इतनी बड़ी होती है, उसमें नीचे कहाँ लैंड है, हमें कहाँ पता। अरे तो भाई डूबते डूबते कहीं तो पहुंचोगे, कहीं पहुंचोगे मतलब कहीं तो लैंड होगी। बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल नीचे तक पानी ही है, पानी है, जैसे हम कहते हैं पातालोक में पूरा पानी ही पानी है। ऐसा नहीं है, कहीं तो जाके ठहरोगे। तो वो जो कहीं ठहरने वाली जो स्पेस है ना, दैट इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट। ऑलराइट, वो जो लैंड है हमारी वो कितनी है, 5 किलोमीटर, और ऊपर का उसका जो पोर्शन है वो क्या है, दैट इज ओशियन। ठीक है, तो ये जो है ओशियनिक क्रस्ट हमारा सिर्फ 5 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा कितना है, 35 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आया क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ तो रिवर है, लैंड नहीं है, सिर्फ रिवर है, वाटर है, इसीलिए। और नीचे की तरफ क्रस्ट है, नीचे की तरफ लैंड है, दैट इज वाई ये ओनली 5 किलोमीटर है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मेशन की। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किसका बना हुआ होता है, वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीमा। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके ये बना होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सीमा। ऑलराइट, और उसके बाद में जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसके मिलकर बना होता है, दैट इज सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से वो मिलकर बना होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सियाल। क्या कहेंगे, सियाल। ऑलराइट, तो इसमें लिखा हुआ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इट इज दस कॉल्ड सियाल। ठीक है, तो इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो जो होगा वो कम उसकी जो वो होगी वेट, वो कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट के कम होगी। कैसे, क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट है उस पे क्या है, उस पे कुछ दबाव है, किसका, ओशियन का, प्लस वो किसका मिलके बना होगा, ओशियनिक क्रस्ट मिलके बना है सिलिका और मैग्नीशियम के, जो कि दोनों की, मैग्नीशियम एक हैवी पदार्थ है, एक हैवी स्टोन जिसे कहेंगे रो है, तो वो दोनों ही भारी चीजें हैं जिससे मिलकर बना है हमारा ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट में भारी होगा कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, क्योंकि ये बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम जो होता है वो आपको पता होगा कि वेट में वो काफ़ी लाइट होता है। ठीक है, तो जो लाइट होता है 10 बिकॉज, इसीलिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होगा वो लाइट होगा, वो हैवी नहीं होगा कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट के। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो क्रस्ट के बाद में अब हम बात करेंगे अबाउट मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या होता है, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। ठीक है, क्रस्ट मैंने आपको बताया किसके मिलके बना होता है, सियाल एंड सीमा। ठीक है, इन दोनों से मिलके क्रस्ट बनता है। और अब बात करते हैं हम मेंटल की। तो मेंटल क्या है, दिस इज जस्ट बिनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल, जो बिल्कुल क्रस्ट के नीचे है दैट इज द मेंटल, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट 2900 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है। ठीक है, तो जब क्रस्ट में हमने बात की थी तो उसमें था कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट था वो कितना था, वो था 35 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने सोचा होगा कि 35 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि वो थिननेस लेयर थी, और ये है मेंटल। अब ये देखिए आप, ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कितना फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो इसीलिए उसको थिननेस लेयर कहते हैं। और ये है हमारी जो मेंटल है वो क्या है, ये इससे हम कह सकते हैं आप सेमी लिक्विड लेयर जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, आपने है ना पिक्चर्स में देखा होगा, जो पुरानी पिक्चर्स होती है भगवान की, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भगवान को गुस्सा आता है तो ना नीचे से है ना वॉल्केनो फूटता है, उसमें से क्या निकलता है, आग।
लावा, ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो ही है मेंटल। मेंटल में क्या होता है बेसिकली कि जो मेंटल वाली जो स्टेट है, जो लेयर है, उसमें ना तो ये पूरी लिक्विड होती है, ना ये पूरी लैंड होती है। इसमें ये सेमी लिक्विड जिसे हम कह सकते हैं, ये वो वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली जो है ये किससे मिलके बनी होती है? मैग्मा। ठीक है, मेंटल में बेसिकली क्या होता है? मैग्मा होता है, और ये जो होती है मॉल्टन स्टेट में होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? मेंटल। ये आपको समझ में आया होगा। ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। क्रस्ट के बाद हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे लेयर की तरफ, दैट इज कोर। ऑलराइट, तो अब हम लास्ट हमारे लेयर की बात करेंगे, दैट इज कोर। कोर क्या है? कोर है सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ है हमारे, उसके सबसे लास्ट की लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है और सबसे बीच वाली लेयर है। इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो इससे भी पहले हम बात करते हैं कोर के बारे में। तो जो कोर है उसका रेडियस कितना है? दैट इज 3500 किलोमीटर। ठीक है, अब रेडियस तो आपको पता ही होगा, रेडियस क्या होता है। देखो, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो होगी क्रस्ट। ठीक है, देन उसके अंदर वाला जो पोर्शन है 2900 किलोमीटर का, दैट इज मेंटल। ठीक है, उसके बाद में जो अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली, वो होती है कोर। ठीक है, तो जो कोर है वो आउटर कोर भी होती है और इनर कोर भी होता है। ठीक है, तो आउटर कोर तो होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, और जो इनर कोर होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो रेडियस है, जो हमारा रेडियस होगा, वो कितना होगा? वो होगा हमारा 3500 किलोमीटर का। ठीक है, और ये जो होता है ये बेसिकली किससे फॉर्म्ड होता है? दैट इज निकल एंड आयरन। ठीक है, आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अब है हमारा इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, दोनों ही हॉट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट इज, जो इनर कोर होता है, दैट इज थॉट टू बी एज हॉट एज द सरफेस ऑफ द सन। जो सन है उसके सरफेस जितना हॉट होता है हमारा इनर कोर, और जो आउटर कोर होता है वो इतना हॉट नहीं होता कंपेयर टू इनर कोर के। ठीक है, जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो आउटर कोर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? दैट इज लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और जो इनर कोर होता है वो किससे बना होता है? आयरन एंड निकल से, और आउटर फॉर्म होता है वो भी किससे बना होता है? आयरन एंड निकल, सेम। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? निफे। ठीक है, निफे मतलब निकल का Ni, और Fe किसका होगा? आयरन का। आयरन को हम क्या बोलते हैं? फेरस भी बोलते हैं। इसीलिए इसको जो दोनों का है शॉर्ट फॉर्म करके क्या बनाया है? निफे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो आइए अब हम इन सब के बारे में एक बार वापस रिवीजन कर लें फटाफट से। इनके थिकनेस और इनका कंपोजिशन कैसा है। तो फर्स्ट है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट किससे मिलके बना था? सियाल एंड सीमा से। ठीक है, तो इन दोनों का जो साथ में कंपोजिट में है, ये इसका किलोमीटर, इसकी थिकनेस कितनी है? 60 किलोमीटर अराउंड। दोनों की सेपरेटली कितनी है? 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली टू सियाल एंड सीमा। ऑलराइट, और इनका कंपोजिशन कैसा है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, दैट इज सियाल, एंड सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दैट इज सीमा। ठीक है, सीमा किसका था? सियाल था हमारे ओशियनिक का, और सीमा था हमारे किसका था? कॉन्टिनेंटल का। राइट, ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनका कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल जो है वो उसकी थिकनेस कितनी है? 60 to 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ये किसका कंपोजिशन क्या है? जिसका है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद में है हमारा थर्ड है लास्ट कोर। कोर किसके मिलके बना होता है? इनर कोर एंड आउटर कोर। तो थर्ड है हमारा कोर। कोर किससे मिलके बना? इनर कोर एंड आउटर कोर, दैट इज निफे। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 to
6378 kilometer respectively. First at 2900 kilometer to 5150 kilometer, that is outer core, and 5150 kilometer to 6378 kilometer, that is inner core. ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? निकल एंड आयरन. ऑलराइट, तो ये हुई हमारी तीनों लेयर्स की बात. अब हम बढ़ते हैं आगे. ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रॉक की. जो रॉक है उसका क्या है, वो सॉलिड होती है, इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है, और नेचुरली फॉर्म होती है. उसको हम बना नहीं सकते, मेन मेड नहीं होती है, वो नेचुरली बनती है. ठीक है. सेकंड थिंग, उसका कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है. ठीक है. लेकिन जो मिनरल होता है वो सबसे पहले इनऑर्गेनिक होता है. ओके. नेचुरल होता है, वो भी ठीक है, लेकिन उसका डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन और फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और सबसे बड़ी बात, जो रॉक है वो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से मिलके बनता है. जो अर्थ का क्रस्ट की हमने बात की थी, अब हमारे लास्ट वीडियो में क्रस्ट के बारे में हमने बात की थी. जो अर्थ का सबसे अंदर का सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर होती है और सबसे थिनेस्ट होती है. ठीक है. वो जो क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से मिलके बनता है. ऑलराइट. और रॉक जो है वो बहुत सारे मिनरल से मिलके बना होता है. ये आपको चीज़ समझ में आई कि जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से मिलके बना है, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. और जो रॉक है वो बहुत सारे मिनरल से मिलके भी बन सकता है. ठीक है. इसमें एग्जांपल देख रखा है रॉक का, एक ग्रेनाइट करके. ये है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पैर और मिका. ये ग्रेनाइट के कुछ टाइप्स हैं. ग्रेनाइट इन टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है. ऑलराइट, आपको ये रॉक और मिनरल का समझ में आया होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है. तो रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज इग्नियस, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. ओके. तो इग्नियस जो रॉक्स है वो उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज इंट्रूसिव इग्नियस, देन सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस. ऑलराइट, तो आइए सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं. ऑलराइट, तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इसमें दिखाया है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कैसे बनता है. तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पिक्चर क्या है, वॉल्केनो का. और ये सब कैसे बनते हैं? वॉल्केनो से. ठीक है. तो जो इसमें दिखाया गया इग्नियस सबसे पहले कैसे बनता है, आप इसमें देखिए टॉप पे लावा लिखा हुआ है रेड कलर का. तो जब लावा जो है उसके नीचे का ब्लैक पार्ट है वो है इग्नियस. तो ये आप समझ ही गए होंगे कि इग्नियस रॉक्स जो है वो कहाँ से मिलके बना है? लावा से. ऑलराइट. देन उसके बाद में आता है सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री किससे मिलके बना है? ये है ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन, मिट्टी कलर जिसे कहेंगे. वो नीचे से आप देखिए सेकंड जो लेयर टाइप की बनी हुई है, दैट इज सेडिमेंट्री. और ये किससे बना होगा? सेडिमेंट से. ठीक है. और लास्ट है मेटामॉर्फिक. वो जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ब्राउन कलर में, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. ओके. तो ये जो है मैग्मा, सेडिमेंट्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सब क्या है? चलिए हम इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियसिव रॉक्स के बारे में. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है. इग्नियस जो वर्ड है वो कहाँ से आया? इग्निस से, जिसका मतलब है फायर. ये एक लैटिन वर्ड है जो इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है फायर. ठीक है. और ये इग्नियस रॉक्स जो है वो किससे बना होता है? मैग्मा और लावा. ठीक है. जो अपन जब वॉल्केनो इरेक्शन होता है, वॉल्केनिक इरेक्शन होता है, तब उसमें क्या निकलता है? जो मॉल्टन मैग्मा होगा वो बाहर आएगा. जो अर्थ के सरफेस पे क्या आएगा? मॉल्टन मैग्मा आएगा. ठीक है. जब वो मैग्मा कूल डाउन हो जाएगा, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें जैसे कि दिखाया है, जैसे ही वो वॉल्केनो इरेक्शन हुआ वैसे ही मैग्मा या लावा बाहर आया. ठीक है. वो बाद में जैसे ही वो कूल डाउन हुआ तो वो क्या हुआ? अर्थ के सरफेस पे सॉलिडिफाइज हो गया.
बिल्कुल सॉलिड, मतलब पहले तो कूल डाउन हुआ, पहले तो वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो गया, ठीक है। सॉलिड होने के बाद इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, जो सॉलिड होके जो वो रॉक बनी दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले वॉल्केनिक इरेक्शन हुआ जिससे मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया, देन उसके बाद में जो सरफेस है, सॉरी, मैग्मा जो था वो कूल डाउन हो गया अर्थ के सरफेस पे, देन उसके बाद में वो सॉलिड फाइज हो गया, वो सॉलिड हो गया, देन उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ? इग्नियस अर्थ रॉक का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रॉक फॉर्मेट हुआ। इसको क्या कहेंगे? इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी से बाकी जो दोनों रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इसी रॉक के बाद होगा, तो इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? ग्रेनाइट और बसाल्ट, ठीक है। आया आपको ये समझ में इग्नियस रॉक के बारे में? तो इग्नियस रॉक के दो टाइप्स और थे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। So now, extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. Before that, we will talk about lava and magma. Do you know what is lava and what is magma, difference between these two terms? Okay, I will tell you. लावा क्या होता है? सबसे पहले मैग्मा क्या होता है, ठीक है। जो मॉल्टन मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल जो है वो अगर अर्थ के सरफेस में है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ चुका है, दैट इज कॉल्ड लावा, ठीक है। अगर वो मोल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर है, दैट इज इनसाइड द अर्थ, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्मा। आया समझ में? अगर मोल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर है स्टिल अभी तक, तो वो कहलाएगा मैग्मा। अगर वो ही मैग्मा अर्थ के ऊपर आ चुका है, अर्थ के सरफेस पे आ चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लावा। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई? तो ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है वो अंदर ही, अर्थ के अंदर ही, अर्थ के क्रस्ट पे ही कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। वहीं पे कूल डाउन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। और उसके बाद समटाइम्स क्या होता है, जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है वो जब लावा है, मॉल्टन लावा है, वो जब अर्थ के सरफेस पे आता है, तो उसके बाद में रैपिडली कूल डाउन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आया आपको समझ में? अगर वो इनसाइड द अर्थ कूल डाउन हो रहा है, अर्थ के अंदर मैग्मा बन के कूल डाउन हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रूसिव। बिकॉज तो आप ये इंट्रूसिव और इंटीरियर ऐसे याद कर सकते हैं, इंट्रूसिव या इनसाइड ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो अर्थ के अंदर वो कूल डाउन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रूसिव। और अगर वो अर्थ के बाहर, अर्थ के सरफेस पे आके लावा बन के वो कूल डाउन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब जो एक्सट्रूसिव होता है वो क्या होता है? वो वेरी फाइन ग्रेन का होता है, ठीक है। वो सडन कूलिंग, बहुत ही सडनली, जल्दी जल्दी कूल हो जाता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आने के बाद। लेकिन जो इंट्रूसिव होता है वो लार्ज ग्रेन्स का होता है, वो उसको कूल डाउन होने में, क्योंकि अर्थ के अंदर है तो कूल डाउन होने में भी उसको टाइम लगता है, तो इसीलिए वो क्या होगा? वो लार्ज ग्रेन का होगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताया था, इग्नियस रॉक्स में मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, फर्स्ट वन इज बेसाल्ट एंड सेकेंड वन इज ग्रेनाइट, ठीक है। अब जो बेसाल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव का। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे आने के बाद वो कूल डाउन होता है, ठीक है। और ग्रेनाइट जो है वो कहाँ होता है? वो अर्थ के इनसाइड में, दैट वो जो एग्जाम्पल है वो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेनाइट वो जो है ग्राइंडिंग होगा, जो उसमें जो स्टोन है वो ग्राइंडिंग होगा, इज मेड फॉर ग्रेनाइट। उसकी स्टोन है ग्राइंडिंग होके ग्रेनाइट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल हुआ है, ग्रेनाइट है इंट्रूसिव का और बेसाल्ट है एक्सट्रूसिव का।
ओके, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब इस पिक्चर में भी अपन चेक कर लेते हैं क्या है। इसमें भी ये आपको दिखाया गया है, नीचे जो रेड कलर का है मैग्मा चैम्बर के आगे लिखा हुआ है, वो मैग्मा नीचे तो है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनसाइड द अर्थ वो क्या होगा, मैग्मा। तो इसमें एक बड़ा सारा मैग्मा चैम्बर लिखा हुआ है। देन उसके बाद में वो एक साइड में रेड कलर का है, वो क्या है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि वो वहीं पे कूल डाउन हो चुका है स्लोली, ठीक है। और उसके बाद में जो ऊपर है, वो ऊपर जो वो गया है अपने अर्थ के सरफेस पे, जब वहां जाके वो कूल डाउन हुआ है, वो क्या हुआ, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और वो क्या होगा, फाइन ग्रेन का होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, लावा। समझ में आया ना, वो जो लावा है वो ऊपर जाके जब कूल डाउन होगा वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन और ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये एक लैटिन वर्ड है जो है सेडिमेंटम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेटल डाउन होना, ठीक है। तो ये जो रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सारी रॉक्स क्या होती है, रोल डाउन होती है, क्रैक होती है, हिट करती है एक दूसरे को, फिर छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट होने के बाद में ये लूज होके, ये जो सेडिमेंट्स है ये लूज होके देन उसके बाद में मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्ट कौन सा, विंड और वाटर, इनके थ्रू कहीं एक जगह डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विंड और वाटर के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होगा, देन उसके बाद में ये किसी एक जगह पे इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में इन पे कंप्रेशन पड़ेगा, ये हार्ड होना स्टार्ट होंगे, और उसके बाद में ये जो लेयर्स बन जाएगी ना रॉक्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसपोर्ट होगी विंड और वाटर के थ्रू, देन उसके बाद में किसी एक जगह पे इकट्ठा होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में इन पे कंप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आएगी लेयर्स के थ्रू, तो कंप्रेशन होगा तो वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये रॉक क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक। आया समझ में आपको, आया समझ में, ठीक है। तो ये जो है, इसमें इन रॉक्स में क्या होता है, फॉसिल भी पाए जाते हैं, फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो उसमें रह चुके हैं। फॉसिल क्या हुआ, ये फॉसिल होता है डेड डिके, मतलब अगर वहाँ उसमें लेयर्स में कोई प्लांट्स उगाए हैं या कोई एनिमल्स या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो फॉसिल। तो जो प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डेड डिके होते हैं, वो जो वहाँ पे रह रहे होते हैं उसके बाद में वो मर जाते हैं, तो उनके जो वो होते हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, उसके अंदर, उन लेयर्स के अंदर वो भी रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वो भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स क्या हुए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो एक बार इसका वापस देख लेते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले जो रॉक्स हुए हमारे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स की वेदरिंग होगी, देन उसके बाद में वेदरिंग होने के बाद में उनके छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनेंगे, देन उनके बाद में वो ट्रांसपोर्टेशन होगा उनका किनके थ्रू, विंड और वाटर के थ्रू, देन उसके बाद में उनका डिपोजिशन स्टार्ट होगा, डिपोजिशन स्टार्ट होने के बाद में उनका कॉम्पैक्शन और सेंटिमेशन होगा, ठीक है, वो कंप्रेस्ड होंगे, ठीक है। देन उसके बाद में क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप कभी भी जब देखो तो आपने देखा होगा जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो लेयर्स के रूप में होती है, ठीक है। लेयर्स के रूप में क्यों होगी, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये था सब कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला सेगमेंट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रॉक की तरफ। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड की, दैट इज मेटामॉर्फिक
रॉक। ठीक है, ये मेटामॉर्फिक वर्ड कहाँ से आया? सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड है जिसका जो है मेटामॉर्फोस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक चेंज होते हैं इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक में। क्यों? ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो जो ग्रेट हीट और प्रेशर उनको मिलता है तो जो रॉक है वो किस में चेंज हो जाती है? एक अलग ही रॉक में चेंज हो जाती है। उस रॉक को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये इसके होने के रीज़न क्या है? इसके होने के जो मेटामॉर्फिक ये जो चेंज हो जाते हैं, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो चेंज हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, किस रीज़न से होते हैं? सबसे पहले तो अगर ये मॉल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, ये रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अगर मॉल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आए हैं, आप इनको पता है कि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, हाई हीट का टेम्परेचर होता है, तो इनके कांटेक्ट में आने के बाद ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में ये रॉक पे अगर कोई फोर्स डाउन हो रहा है लोअर लेवल पे बाय टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू, अगर इन पे कोई इनके लोअर लेवल पे कोई फोर्स्ड कोई दबाव पड़ रहा है तो भी ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? अगर इनकी अंडरलाइन जो रॉक्स है, जो नीचे वाले रॉक्स है, उन पे ग्रेट प्रेशर पड़ रहा है ओवरलाइंग रॉक्स का, ऊपर वाले रॉक्स का उनका प्रेशर पड़ रहा है नीचे वाले रॉक्स पे, तो भी ये किस में चेंज हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स? आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रेशर और हीट की वजह से। ठीक है, इस पिक्चर में आप अच्छे से देख रहे होंगे किस तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो इससे ये चेंज हो रहा है, देखिए। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स क्या हुए? मार्बल और गिनीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेनाइट है वो किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, जब ग्रेनाइट पर हीट और प्रेशर का दबाव पड़ेगा तो वो क्या चेंज, किस में चेंज हो जाएगा? इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज गिनीज। ठीक है, ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाएगा? गिनीज में। ये आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ग्रेनाइट को गिनीज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, दैट इज लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन पे अगर प्रेशर पड़ेगा, हीट और प्रेशर पड़ेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मार्बल में। ठीक है, तो इस तरीके से लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाएगा मार्बल में और ग्रेनाइट कन्वर्ट होगा गिनीज में। और इसका एक एग्जाम्पल और है, दैट इज स्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेटामॉर्फिक है, आपको इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हुए हमारे तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री, थर्ड इज मेटामॉर्फिक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अब रॉक्स और मिनरल्स की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये किस में काम आता है? बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, बिल्डिंग्स जो हमारे ताजमहल है ये सब मार्बल से बना हुआ है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो ये सब जो बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, इन सबको बनाने में काम आती है। वेरियस यूजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हुए? रोड्स वगैरह हुई, तो इन सबको बनाने में भी ये रॉक्स और मिनरल्स काम में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में क्लूज फॉर द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो इतिहास है, हमारा पुराना जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें क्लू मिलते हैं इन रॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिस्ट्री को जानने में भी काम आता है और ये इम्पॉर्टेंट टू अवर हेल्थ, हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपने कभी सुना होगा कि है ना, कहते हैं कि कोई एक स्टोन, किसी रॉक का छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्टिकल अगर हम गले में बांध के चले तो हमारे मन की शांति मिलती है। ऐसा काफ़ी जो ज्योतिष वगैरह है, ज्योतिष शास्त्र वगैरह है, उन सब में ऐसा बताया जाता है। तो इस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए भी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो ना इस तरीके से ये हुआ हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल का इम्पोर्टेंस। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारा रॉक साइकिल की। ठीक है, रॉक साइकिल क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो रॉक साइकिल है वो क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से?
जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉक का एक से दूसरे में, आप कभी भी नोटिस कर लेना कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो रॉक्स होती है वो कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती है, ठीक है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चलता है, इसमें प्रोसेस में ये भी इंक्लूड होता है कि जो ओल्ड रॉक्स होती है उनका भी वापस ट्रांसफॉर्मेशन होकर ट्रांसफॉर्म्ड होकर वो न्यू बन जाती है, न्यू रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चलता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। तो आया आपको समझ में रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये हुआ हमारा रॉक साइकिल की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल के बारे में। इस रॉक साइकिल में आप क्या देख रहे हैं, इसमें डबल एरो है, ठीक है ना, हर एरो एक दूसरे की साइड पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रॉक एक दूसरे से बना हुआ है, राइट। कैसे, आइए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, इग्नियस रॉक में वॉल्केनो इरेक्शन होगा, ठीक है। मैग्मा और लावा के थ्रू जब मैग्मा कूल डाउन हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इग्नियस रॉक का, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इग्नियस रॉक। देन उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, मैंने क्या बताया था आपको, सेडिमेंट्री रॉक बनने का है कि इनकी वेदरिंग होगी, सेडिमेंट्स होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिपोजिशन होगा, कॉम्पैक्टिंग होगी, देन सीमेंटेशन होगा, उसके बाद में बनेगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये तो हुआ इग्नियस रॉक के थ्रू हमारे सेडिमेंट्री रॉक बनना, ठीक है। देन उसके बाद में मेटामॉर्फिक के थ्रू भी सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। जैसे कि मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक में मैंने आपको क्या बताया था कि मेटामॉर्फिक कैसे बनती है। मेटामॉर्फिक जब हाई ग्रेट हीट और प्रेशर लगता है रॉक्स पे, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब ग्रेट हीट और प्रेशर लगता है तो इससे मेटामॉर्फिक बनती है। वो ही अगर हम रिवर्ट करें उस चीज को तो वो उसमें क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक भी बन जाएगी। समझ में आया आपको, इग्नियस से भी सेडिमेंट्री बन रही है और इसी तरीके से मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है, ठीक है। अब उसके बाद में इग्नियस, अब उसके बाद में हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक की। मेटामॉर्फिक जैसे कि आपको पता है इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बनती है, ठीक है ना। दोनों पे जब ग्रेट हीट और प्रेशर लगेगा तो दोनों से क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक बनेगी। ये आपको इजीली समझ में आ गया। सेडिमेंट्री रॉक्स में एक चीज और बताना मैं भूल गई आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स खुद से भी बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया पुरानी जो रॉक होती है वो ही जब कभी कभी न्यू में कन्वर्ट हो जाती है तो इससे सेडिमेंट्री या वो ही रॉक सेडिमेंट्री रॉक वापस बन जाती है। तो इस तरीके से इग्नियस रॉक भी खुद भी बन सकती है। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये भी खुद से बनती है, ठीक है। जब वो ही पुरानी जो रॉक्स है वो जब न्यू में कन्वर्ट हो जाती है तो ये वापस से इग्नियस रॉक बन जाती है। सेडिमेंट्री रॉक किस किस से बनती है, इग्नियस से और मेटामॉर्फिक से। मेटामॉर्फिक है वो जब वापस कन्वर्ट होता है उसमें सेडिमेंट्स में, जब वो टूटते हैं एक दूसरे से टूटते हैं, उनकी वेदरिंग होती है तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स में, और देन उसके बाद में क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरह से इग्नियस रॉक से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। मेटामॉर्फिक है तो मेटामॉर्फिक भी किससे बनता है, इग्नियस से और सेडिमेंट्री से, ठीक है। सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों का जब उन पे जब हीट और प्रेशर लगता है तब उनसे क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक। ये एक सिंपल सी रॉक साइकिल है। आई रियली होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसके बाद में अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। रॉक साइकिल इज द लास्ट पॉइंट और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इनसाइड अवर अर्थ का चैप्टर नाउ ये फिनिश हो चुका है, आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपका सजेशंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।